हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक आपदा, ठीक ना। प्राकृतिक आपदा, आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग समझेंगे आज। आपदा प्रबंधन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो आप प्राकृतिक से परिचित होंगे। प्राकृतिक से आप परिचित होंगे। बचा आपदा, है ना। तो आपदा किसे कहेंगे? आपदा, आपदा क्या होता है? आपदा के बारे में समझते नहीं। आपदा कोई घटना अचानक हो, है ना। कोई घटना अचानक हो, कोई घटना अचानक उसे क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे, है ना। आपदा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानवीय आपदा। एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानवीय आपदा। समझना, आपदा दो प्रकार की होती है। तो आज इसमें हम सिर्फ इसका परिचय जानेंगे। इसके बाद इसका सिर्फ परिचय जानेंगे। इसके बाद फिर बाढ़ सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा? परिचय चलेगा। आपदा के बारे में आप लोग जानेंगे। प्राकृतिक आपदा समझ जाइएगा आप लोग। प्राकृतिक कुछ हल्का हल्का बता देते हैं आप लोग। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, है ना। एक होता है क्या? मानवीय आपदा। मानवीय आपदा, मानवीय आपदा। आपदा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक, जैसे में बाढ़ हो गया, बाढ़ सुखाड़, है ना। बाढ़ सुखाड़ हो गया। उसके बाद देखिए मानवीय आपदा में क्या होगा? आतंकवादी हमला होगा जी। आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला। अब हम गए जम्मू कश्मीर घूमने और आतंकवादी आके हम पे हमला कर दिया। इसमें हमारी कोई गलती है नहीं, लेकिन हाँ, मारने वाला तो मानव ही है। मारने वाला कौन है? मानव ही है। हमें कौन मारा? तो मानव ही। फिर सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना लिख लीजिए। सड़क दुर्घटना, इसमें भी क्या, एक से एक बच्चे होते हैं ना, एक से एक आदमी होते हैं। पूरा बाइक ले लेगा और ऐसे चश्मा लगा लेगा, ऐसे ऐसे पूरा लहरिया कट मारेगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हो जाएगा मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा जो अचानक हो, और मानवीय आपदा जो अचानक के भी होगा, है ना। अचानक के भी होगा, लेकिन इसमें करने वाला मानव रहेगा और उसमें करने वाला प्राकृतिक चीज होगा, है ना। चलिए, तो इसके बारे में फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। तो अब हम जो बोलेंगे आप सभी को सुनना है कहानी की तरह। जो हम आप सभी को बोलेंगे वो आप सभी को सुनना है। देखिए, आप सभी ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कभी ना कभी तो जाना होगा, है ना। कभी ना कभी आप लोग जाने होंगे। प्राकृतिक आपदा अचानक होता है। प्राकृतिक आपदा अचानक होता है, कभी कभी खुद से होता है, कभी कभी मानव के गलतियों से होता है। जो हम आपको बताया प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा के बारे में आपको बताया, है ना। अपने पास प्रबंधन का काफी ज्ञान भी हासिल किया है, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार है। आप ये भ्रम में न रहिए कि आपदा के लिए सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार है। आपदा कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है ना। सच तो यह है कि कई भयावह आपदाओं की स्थिति में मनुष्य निसहाय होता है। उसका कारण प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कोई कारणों से अकारण व्यवधान उत्पन्न होता है, तो व्यवधान की प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इन्हीं आपदाओं की जानकारी आपने 10वीं कक्षा में दी जाएगी। आपको प्राकृतिक आपदा के बारे में आप क्लास 10th में आपको पढ़ना है, समझ गए ना।
प्राकृतिक आपदा में जैसे बाढ़, बाढ़, सुखाड़, बाढ़, सुखाड़, है ना, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप, सुनामी। रेड कलर से आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए हम ब्लैक मार्क करके यूज करते हैं। सुनामी, सुनामी, सुनामी अति विनाशकारी होते हैं। ये सब क्या होता है? अति विनाशकारी होता है। कहीं कहीं बाढ़ आता है तो जो नदी किनारे जो लोग होते हैं उनको समस्या झेलना पड़ता है। सुखाड़ होता है तो जहाँ अगर पानी नहीं पड़ेगा, 2-3 साल लगातार नहीं पानी पड़ेगा तो उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है तो सोचिए खेती कहाँ से होगा, जानवर के कहाँ से पानी पिलाएंगे। भूकंप, आप कहीं पे खड़े हैं, अचानक से भूकंप आया तो उस समय भी आपकी मृत्यु हो सकती है। सुनामी, सुनामी क्या है? तो समुद्र की चीज है। समुद्र में क्या आता है? तो सुनामी आती है। इसके बाद चक्रवात, हिमस्खलन, भूस्खलन, घटया भी प्राकृतिक आपदा के रूप है। हिमस्खलन और भूस्खलन, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा, ये सब प्राकृतिक आपदा। आपदा है, समझे ना। हिमस्खलन क्या होता है? आप जाइएगा कश्मीर के सोनमर्ग तरफ, सोनमर्ग है ना, वहां जाइएगा, वहां क्या होता है? बर्फ जमा होता है। अभी कभी बर्फ, आप सभी जानते हैं कि बर्फ पिघलेगा तब क्या बनेगा? पानी बनेगा। बर्फ अगर पिघलेगा तो पानी बनेगा। अब सोचिए पूरा बर्फ एक बार पिघल जाए, पानी है तो क्या बाढ़ का रूप ले लेगा? बाढ़ का रूप ले लेगा जी। फिर है भूस्खलन, मतलब आप जहाँ पे है और वहाँ का भूमि क्या हो जाए? तो फट जाए, आप अंदर चले जाइएगा। तो ये भी क्या है? सब प्राकृतिक आपदा है। ऐसा प्राकृतिक आपदा का रूप है। चलिए, क्या आपने कभी अनुभव किया है? यदि नहीं किया तो यह जान ले कि पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो वह भूकंप कहलाता है। इसका मापन रिएक्टर स्केल से के द्वारा होता है, ठीक ना। भूकंप का मापन यहाँ पे लिख लीजिएगा, भूकंप का मापन, भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। रिएक्टर स्केल, स्केल, रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। ये आपका क्या है? ये आपका VVI क्वेश्चन है, VVI, समझे ना। पूछेगा भूकंप का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल। अच्छा, भूकंप कैसे आता है? तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है? कंपन होता है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी प्लेटों पर टिका हुआ है, प्लेट आपस में टकराते हैं तो कंपन होता है, वही हमें महसूस होता है, झटका होता है, ठीक है, झटका हमें महसूस होता है, वही क्या होता है? भूकंप होता है। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। भूकंप के बारे में जान गए। इससे पहले आपको हम बताएंगे सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है? भूकंप के बारे में आप लोग जान गए, अब सुनामी के बारे में आपको बताते हैं। सुनामी ये सिर्फ परिचय है जी, परिचय है, परिचय। फिर इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा, हमें अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा, बिल्कुल डिटेल में। बाढ़, सुखाड़, भूकंप जो भी है आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। सुनामी देखिए, सुनामी। अब सुनामी क्या है ये हम लोग जानेंगे। व्हाट इज सुनामी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगे का कारण लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट के और जल कई मीटर की ऊंचाई तक उछलकर लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। देखिए, जब समुद्र की लहरें
समुद्र की लहरें समुद्र तट पर तबाही मचाती है, तबाही मचाती है तो सुनामी कहलाता है, सुनामी कहलाता है। ठीक है, सुनामी कहलाता है, सुनामी कहलाता है। समझ गए ना? इसे ही सुनामी कहा जाता है। मतलब ये क्या है, एक बाढ़ का रूप है। जैसे नदी में पानी खोला है, बाढ़ आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एकदम सुनामी आयल है ना, सुनामी आया हुआ है। तो समुद्र में मतलब बाढ़ आना, मतलब समुद्र तट पर तबाही मचाना क्या कहलाता है? तो सुनामी कहलाता है। इसमें हम पढ़ेंगे ज्वार और भाटा भी पढ़ेंगे आगे चलकर, समुद्र के बारे में ज्वार और भाटा भी पढ़ेंगे। इसमें डिटेल से नहीं दिया गया है, बस थोड़ी थोड़ी परिचय है। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है? तो अगला चैप्टर है बाढ़ और सुखाड़। अगला चैप्टर है बाढ़ और सुखाड़ आपका, तो हम उसे पढ़ाएंगे। आगे देखिए, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 25% से कम की जाती है तो उसे सुखाड़ स्थिति मानी जाती है। अब देखिए सुखाड़ के बारे में जानते हैं। सुनामी हो गया, सुखाड़। सुखाड़, अब सुखाड़ क्या है जी? सुखाड़ क्या है? औसत बारिश वर्षा 25 क्या है, 25% से अधिक की कमी आ जाती है। 25% की अधिक की कमी आ जाती है, अधिक की कमी आ जाती है। आ जाती है, सुखाड़ कहलाता है, सुखाड़ कहलाता है। समझ गए ना? 25% के अधिक कमी आ जाती है, उसे सुखाड़ कहते हैं। सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्रायः प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जहां 50 सेंटीमीटर कम वर्षा होता है वहां पे हमेशा सुखाड़ आता है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जगह में, कम वर्षा वाले जगह में स्थान पर हमेशा सुखाड़ होता है। सुखाड़ होता है। अब बारिश होने का कारण क्या होता है? बारिश होने का कारण पेड़ भी है ना। आप पेड़ को काटिए तो बारिश कम होगा, बारिश कम होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, उसके बारे में आपको जानना है तो हम बुक से हेल्प लेते हैं, है ना। अपने माता पिता या दादी से पूछ सकते हैं कि उन्होंने कई प्राकृतिक आपदा झेली है अथवा नहीं। आप अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई प्राकृतिक आपदा झेला है या नहीं। आप स्वयं पिछले 2008 समाचार पत्रों, टेलीविजन में देखे होंगे कि कोसी नदी की बाढ़ ने किस प्रकार लोगों को दहला कर रख दिया। देखिए अब एक है कोसी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक, इसे कहते हैं बिहार का शोक। अभी जानते हैं यह हर साल बाढ़ लाता है, हर साल अपना डायरेक्शन चेंज करता है, अपना दिशा चेंज करता है, हर साल लोगों को तबाह करता है। कितनी लोगों को जान लेता है हर साल, है ना। पवन सिंह का गाना है छठ का, कोसी के होकर छोड़ लेने का, है ना, तो आप लोग गाना सुने होंगे। तो कोसी हर साल तबाही लाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। शोक मतलब क्या होता है? दुख। तो कोसी किनारे जो लोग हैं, जो कोसी किनारे लोग रहते हैं, उनको तो हर साल ये दुख झेलना पड़ता है ना।
तो 2008 में अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके माई पापा तो जानते होंगे, है ना। कोसी नदी की धारा ही बदल गई बिहार के लोगों के लिए। यह कोई नई घटना नहीं। कोसी इस विनाशशील के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हम बताए ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह हर साल विनाशकारी बाढ़ लेकर आता है, लोगों को विनाश करता है, नाश करता है। फिर उसके बाद जानते हैं, इस वर्ष बिहार सहित देश के अनेक भागों में वर्षा मात्रा कम होने के कारण सुखाड़ स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देखिए बिहार में क्या, कोसी नदी में बाढ़ आया, लेकिन भारत के अलग हिस्सों में सुखाड़ आया। बाढ़ और सूखा तो बिहार के लोगों के लिए एक अस्थायी त्रासदी है। देखिए नॉर्थ बिहार में बाढ़ होता है, बाढ़, और साउथ बिहार में सुखाड़ ही सुखाड़ होता है, सुखाड़। नॉर्थ बिहार में बाढ़ ही बाढ़ होता है और साउथ बिहार में सुखाड़ ही सुखाड़ होता है। हम लोग साउथ बिहार में, दक्षिणी बिहार में हैं, हम लोग यहाँ पानी बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि आप देख लीजिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी देख लीजिए, उधर क्या होता है, पानी का बौछार होता है, पानी हमेशा पड़ते रहती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, यदि आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो यह 1934 के भूकंप की याद दिलाती हैं। हो सकता है आपके दादा दादी 1934 की नहीं होंगे, है ना, लेकिन जो बुक है वो तो हमें पढ़ना है। 1934 की याद दिलाती, मतलब हमारे देश की आज़ादी के पहले। बिहार के कई भागों में जमीन के फटने की घटना हुई, सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए, हजारों लोग बेघर हो गए। समुद्र तट से दूर होने के कारण बिहार में सुनामी का प्रकोप नहीं है, लेकिन चक्रवातीय प्रभाव से लगभग प्रतिवर्ष बिहार में जान और माल की बर्बादी होती है। देखिए हमारा बिहार है, बिहार की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, समुद्र से नहीं लगती है, इधर तो आप सभी जानते हैं समुद्र से नहीं लगता है, तो सुनामी तो नहीं आ सकता है, क्योंकि सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। बिहार की सीमा समुद्र से लगता नहीं है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लोगों की बाढ़ से जान जाती है, यहाँ लोगों की बाढ़ से जान जाती है, सुनामी से नहीं। बाढ़ से एवं भूकंप से सुनामी जान जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती है। अब देखिए भूस्खलन के बारे में कुछ हम लोग जानकारी देंगे। भूस्खलन, क्या जी, तो भूस्खलन यहाँ पे ऐसे है ना। भूस्खलन के बारे में हम लोग समझते हैं। भूस्खलन क्या होता है, मतलब भूमि का हट जाना, भूमि का हट जाना। ये सब क्या होता है, ये अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना। एग्जाम्पल में जैसे में J&K, HP, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड लिख रहे हैं, ठीक है ना। पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में होता है। पर्वतीय क्षेत्र में होता है। अब आप जाइएगा वैष्णो देवी की यात्रा करिएगा तो वहां लिखा रहेगा कृपया रुके नहीं, भूस्खलन होने की संभावना है। कृपया यहाँ रुके नहीं, भूस्खलन होने की संभावना है, लिखे रहता है ना। तो आप चलते रहिए, कहीं पे बैठे नहीं, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों से लगातार हो रही वृद्धि तीव्र ढाल पर आवासीय चट्टानों को कमजोर बना देती है और इन्हें चट्टानों के से टूटते भूस्खलन जैसे समान उत्पन्न होती है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि पहाड़ है, पहाड़ को पूरा नहीं काटता है, पहाड़ के अंदर हॉल कर दिया, उसमें ट्रेन चला रहा है, ट्रांसपोर्ट सुविधा, बस, कार, ट्रक, है ना, तो पहाड़ के अंदर अंदर कर दे रहा है, मतलब पहाड़ को बीच में छेद करके। अब बताइए वो भूस्खलन की
व्यवस्था बनाया है कि नहीं, उसमें भूस्खलन होने की अति आवश्यक चांस है, अति महत्वपूर्ण चांस है, क्योंकि बीच में पहाड़ को काटा गया है, पहाड़ कभी भी ऊपर से धंस सकता है। लेकिन आजकल सरकार काम कर रहा है ना, ऐसे होने की संभावना बहुत कम होती है। सरकार वहाँ पे सर्वेक्षण करके मतलब उसका जांच करके ही बनाती है। और इतना आजकल डिजिटल जमाना आ गया है, कुछ भी हो सकता है, पहाड़ के अंदर, जमीन के अंदर, पानी के अंदर। आप सभी जानते हो कि मेट्रो चल रहा है ना। हिमस्खलन की समस्या अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में होता है। देखिए, जैसे भूस्खलन होता है वैसे हिमस्खलन है। भूस्खलन में क्या होता है कि मतलब पहाड़ के पत्थर गिरते हैं, और हिमस्खलन में क्या, बर्फ पिघल कर मतलब पानी का रूप लेकर पहाड़ से नीचे आता है। मैदानी भारत के लोग के लिए, विशेषकर बिहार के लोगों के लिए कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन भारत के पर्वतीय राज्यों में एक गंभीर आपदा है। भारत में क्या उतना पहाड़ नहीं है, अगर पहाड़ भी है तो यहाँ बर्फ जमा नहीं होता है, पहाड़ पे बर्फ जमा नहीं होता है। होता कहाँ है, तो यही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होता है। तो वहाँ ये सब आपदा हो सकता है, लेकिन बिहार में उतनी चांस नहीं है। बिहार में चांस है बाढ़ की, सुखाड़ की और भूकंप की। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे फिर देखते हैं हम लोग। आपदा कोई भी उसका प्रबंधन अनिवार्य है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के हम लोग बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, चलिए आप सभी को गाना सुनाई दे रहा है, तो चलिए क्या करें, बगल में गाना बज रहा है, थोड़ा सा आप सही मैनेज करिएगा। देखिए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, देखिए कोई भी आपदा आ जाए उसका निपटारा हम लोग करेंगे। कोई भी आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, है ना। अब सुखाड़ आ जाए तो क्या कोई प्यासे रह जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हर चीज का समस्या का समाधान होना आवश्यक है। कोई भी आपदा हो उसका प्रबंधन होना अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, वरन विकास कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब कोई आपदा अचानक आ रहा है, ठीक है, अब कोई पुल बन रहा है नदी में, अचानक बाढ़ आ गया, तो कुछ तो डिस्टर्ब होगा ही, कुछ तो डिस्टर्ब होगा ना जी, कुछ समय के लिए विलंब होगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होगा। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर मुख्यालय पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं से क्या असफल होने के नवीन प्रकार के समस्याओं का उत्पन्न हो सकती है। हम लोग देखेंगे क्या राष्ट्रीय को क्या कहते हैं, नोडल मंत्रालय, राहत और पुनर्वास प्रभाव आपदा प्रबंधन। अब देखिए बाढ़ आ गया कहीं पे, ठीक ना, तो राज्य का क्या करता है, आप सभी देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर से खाना देता है ना, हेलीकॉप्टर से पैकेट में बांध कर खाना देता है। तो कोई भी सरकार हो अपने जनता का सेवा तो करता ही है, बाढ़ में सुखाड़ में सेवा करता है। हर सरकार अपने जनता को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, खंड पंचायत समिति का कार्यालय, गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति। मतलब छोटे, जैसे आपके गांव में आया तो आपके मुखिया आएगा, मुखिया आपकी खबर को आगे पहुंचाएगा डीएम के पास, डीएम आगे पहुंचाएगा मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री आगे पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री के पास। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, छोटी छोटी जानकारी ऊपर तक जाती है। उसके बाद हम लोग देखें, एक कहानी है, आप इसको कहानी की तरह सुनिए, हम समझाएंगे। उत्तर बिहार के लोगों को, विशेषकर कोसी प्रदेश के लोगों को परंपरागत रूप से बाढ़ नियंत्रण में दक्ष होते हैं। उन्होंने अनादिकाल से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना लिया है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जहां बाढ़ आता है उसी एरिया में रहेगा, बाढ़ हर साल आता है तो जान जाएगा कि बाढ़ तो हर साल आता है, इसका हर साल का ही तमाशा है। तो क्यों ना हम पहले से प्रिपेयर हो जाए, मतलब जब बाढ़ आ जाए तो हमें कहीं भागने की आवश्यकता ना हो, उसके अनुसार हम खुद ढल जाए, कि हमें बाढ़ में उतना कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना झेलनी पड़े। सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोगों के सहयोग के कार्य करना आवश्यक होता है। कोई आम लोग भी हैं, मतलब कोई आम नागरिक भी हैं, तो बाढ़ आ जाए कहीं पे तो आप उनका मदद करिए। सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है, सामूहिक रूप से ही तालाब की खुदाई हो सकता है, और रोजगार के नए क्षेत्र तलाशे जा सकते हैं, है ना। अब कहीं पे सुखाड़ हो जाए तो आप चापाकल धसवाइए, सारे लोग मिलकर, गांव के लोग मिलकर कुएं खुदवाइए, तो सुखाड़ से हम लोग बच सकते हैं। मतलब पानी निकाल सकते हैं ना, पीने के लिए तो पानी निकाल सकते हैं,
भले कृषि ना हो लेकिन पीने के लिए पानी तो निकाल ही सकते हैं। और देखिए भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भारत में भूकंप आता है लेकिन सबसे ज़्यादा भूकंप आप सुनिए तो नेपाल में आता है, क्योंकि वो क्या है, वो पहाड़ी एरिया है। नेपाल क्या है, पहाड़ी एरिया है, सबसे ज़्यादा भूकंप वहीं आता है। भूकंप के प्रबंधन हेतु नए तकनीकी आधारित भवन निर्माण का कार्य किया गया। भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण में वृत्ताकार तथा बहुभुजीय आकृति के बदले आयताकार अथवा वर्गाकार भवन की आकृति को बनाया गया। मतलब आपको आयताकार ऐसे बनाना है, घर आयताकार हो या वर्ग हो, वर्गाकार हो, कि जब भी बाढ़ है तो आप इस कोना में जाकर छुप सकते हैं, आप इस कोना में जाकर छुप सकते हैं। आप गोलाकार नहीं बनाइए, आप अपना घर आयताकार या वर्गाकार बनाइए। इसी प्रकार से तटीय भारत में सुनामी की चेतावनी और प्रबंधन के लिए विशेषकर कार्य किए जाते हैं। और जहाँ समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, जिस राज्य का समुद्र से किनारा लगता है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तो वहाँ उन लोग खतरा क्या, भूकंप से खतरा नहीं होता है, उन लोग को सुनामी से खतरा होता है और हम लोग को भूकंप से खतरा है। तो हर व्यक्ति प्रिपेयर रहता है। बस 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी। अंडमान निकोबार कहाँ है, तो वही अरब सागर में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। आम लोगों की सहायता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और निर्णय में दीर्घकाल प्रबंधन आवश्यक होते हैं। मतलब आप छोटे स्तर से भी आप किसी को मदद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है और आतंकवाद है। तो हम आपको पढ़ा ना प्राकृतिक आपदा, इसमें क्या लिखा गया है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप, तो भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह क्या है, यह मानवीय आपदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय आपदा। उसके बाद क्या है, इनमें कौन मानव जाति आपदा है। फिर ऑप्शन सुनिएगा, इनमें कौन मानव जाति आपदा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और इसमें से उपयुक्त सभी। तो इसमें मानव जाति आपदा कौन है, दंगा है। तो बिल्कुल दंगा कौन करते हैं, तो दंगा मानव ही करते हैं। आतंकवाद, आतंकवाद मानव ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।